तो आज जरा समझते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस को, मतलब ये कहानी कि ब्रह्मांड में सारे तत्व आखिर बने कैसे। सोचिए, आपके शरीर में जो कार्बन है या आपकी अंगूठी में जो सोना, हर एक एटम की अपनी कहानी है जो अरबों साल पहले आप कह सकते हैं ब्रह्मांड की भट्टियों में लिखी गई थी। और इसी कहानी को समझना हमें बताता है कि हम खुद कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहली बात, शुरुआत आप यकीन नहीं करेंगे बहुत ही सिंपल थी। बिग बैंग के ठीक बाद पूरे यूनिवर्स में क्या था? सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। फिर आए तारे। ये तारे समझ लीजिए ब्रह्मांड की विशाल फैक्ट्रियां थीं। इन्होंने इन हल्के फुल्के एलिमेंट्स को अपनी कोर में पकाया और बनाए कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, वो सब कुछ जो जिंदगी के लिए जरूरी है। इसी को कहते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। दूसरी बात, अच्छा कार्बन ऑक्सीजन तो ठीक है, पर सोने और प्लैटिनम का क्या? देखिए, लोहे से भारी इन एलिमेंट्स को बनाने के लिए एक तारे की आग काफी नहीं होती। इसके लिए चाहिए कुछ जबरदस्त, कुछ हिंसक, जैसे कि सुपरनोवा, यानी किसी विशाल तारे का भयंकर विस्फोट, या फिर दो न्यूट्रॉन तारों की टक्कर। इन घटनाओं में होता है आर प्रोसेस, जहां एटम्स इतनी तेजी से न्यूट्रॉन पकड़ते हैं कि वो भारी से भारी बनते चले जाते हैं। और मजे की बात यह है कि 2017 में वैज्ञानिकों ने ऐसा सच में होते हुए देखा भी, जिससे ये थियरी पक्की हो गई। और आखिर में तीसरी बात, ये कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। साइंटिस्ट अब भी इस पजल के नए नए टुकड़े जोड़ रहे हैं। एक नई थियरी तो ये भी कहती है कि जब बहुत बड़े तारे ब्लैक होल में ढह जाते हैं तो उनसे निकलने वाली पावरफुल जेट्स भी आर प्रोसेस के जरिए भारी तत्व बना सकती हैं। मतलब हो सकता है कि इन कीमती धातुओं के बनने के और भी रास्ते हों जिनके बारे में हम अभी बस सीखना शुरू ही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, ब्रह्मांड ने सबसे हल्के तत्वों से शुरुआत की, तारों ने उन्हें लोहे तक पकाया, और फिर यूनिवर्स के सबसे जबरदस्त धमाकों ने बाकी सब कुछ बनाया। वो सब कुछ जिससे आज हम और आप बने हैं। आज के दौर की शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा मोबाइल फ़ोन। कभी सोचा है कि इसे बनाने वाली हर चीज़ ये आई कहाँ से? इसके टच स्क्रीन में इंडियम और टिन है, तारों में सोना और डिस्प्ले को रंगीन बनाने वाला यूरोपियम। कहते हैं कि ये सारे तत्व, और असल में पीरियोडिक टेबल के बाकी सभी तत्व, सितारों की भट्टियों में बने हैं। बिल्कुल, हम सब और हमारे आसपास की हर चीज़ सचमुच में तारों की धूल से बनी है। कार्ल सैगन की ये बात सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सचमुच उतना सीधा है? मतलब मेरे हाथ में जो ये फोन है, इसके हर हिस्से को हम किसी न किसी तारे से जोड़ सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, और इसकी कहानी ब्रह्मांड के इतिहास जितनी पुरानी और शानदार है। और इसी कहानी की गहराई में उतरने के लिए आज हम यहाँ हैं। हमारा मिशन है तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस की पहेली को सुलझाना। मतलब ये समझना कि ब्रह्मांड के सारे तत्व आखिर बने कैसे और कहाँ से आए। ठीक है, तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास सुराग क्या है? मतलब हमारे स्रोत क्या हैं? हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के एक्सप्लेनर हैं जो मूल बातें समझाते हैं। फिर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल और यूनिवर्सिटी के शोध पत्र हैं जो हमें तारों के अंदर की पूरी फिजिक्स बताते हैं। और सबसे रोमांचक, लॉस अलामोस नेशनल लैब जैसे संस्थानों से आए नए शोध हैं जो सोना और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं के बनने पर एक नई ही रोशनी डालते हैं। तो लगता है हमारे पास पूरी कहानी है, शुरुआत से लेकर अब तक की ताज़ा खोजों तक। तो रोड मैप क्या है? हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हमारी यात्रा समय की शुरुआत यानी बिग बैंग से शुरू होगी। फिर हम देखेंगे कि तारे कैसे तत्वों की विशाल फैक्ट्रियां बन जाते हैं, छोटे और बड़े दोनों तरह के तारे। और अंत में हम उन भयानक खगोलीय घटनाओं पर नजर डालेंगे जो सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसे सबसे भारी और दुर्लभ तत्व बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो समय में एकदम पीछे चलते हैं, लगभग 13.8 अरब साल पहले, बिग बैंग की ठीक बाद। तब क्या था? बिग बैंग के तुरंत बाद हमारा ब्रह्मांड क्वार्क और ग्लूऑन का एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना सूप था। जैसे जैसे ये तेजी से फैला और ठंडा हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, और ब्रह्मांड के पहले 3 मिनटों के अंदर उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर पहले परमाणु नाभिक बनाए। इसी को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं ना। तो उस समय कौन कौन से तत्व बने? हाँ, लेकिन इसका मेन्यू बहुत ही लिमिटेड था। समझिए कि ब्रह्मांड के पास बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजें थी: भारी मात्रा में हाइड्रोजन, उससे थोड़ी कम हीलियम, और नाम मात्र का लगभग न के बराबर लिथियम। बस 1 मिनट, सिर्फ 3 तत्व? हाइड्रोजन, हीलियम और
थोड़ा सा लिथियम। तो फिर बाकी सब कुछ कहाँ से आया? हमारे शरीर का कार्बन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और मेरे फोन का सिलिकॉन। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। बाकी सब कुछ के लिए हमें इंतजार करना पड़ा। हमें सितारों के बनने का इंतजार करना पड़ा। ब्रह्मांड की पहली पीढ़ी के तारे जो सिर्फ इसी हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, वही ब्रह्मांड की पहली एलिमेंट फैक्ट्री थे। वे आज के तारों से बहुत बहुत ज्यादा विशाल थे और उनका जीवन छोटा लेकिन बहुत धमाकेदार था। तो इन तारकीय भट्टियों के अंदर आखिर काम कैसे होता है? क्या है वह प्रक्रिया जो हाइड्रोजन और हीलियम को कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे में बदल देती है? इसका जो मूल सिद्धांत है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। और इसे समझने की कुंजी है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये कर्व हमें बताता है कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितनी मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन मिलकर भारी तत्व बनाते हैं जैसे हीलियम, तो ऊर्जा निकलती है। अच्छा, पर ऊर्जा क्यों निकलती है? क्योंकि जो नया भारी नाभिक बनता है उसका कुल द्रव्यमान उसे बनाने वाले अलग अलग हिस्सों के द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। और आइंस्टाइन के मशहूर समीकरण E=mc² के मुताबिक ये खोया हुआ द्रव्यमान ही ऊर्जा में बदल जाता है। यही ऊर्जा तारों को अरबों साल तक चमकने की शक्ति देती है और उन्हें अपने ही विशाल गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढहने से भी रोकती है। ये एक तरह से निरंतर चलने वाली नियंत्रित थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो ये ऊर्जा ही तारे को जिंदा रखती है। हमारे सूर्य जैसे एक औसत तारे में ये प्रक्रिया कैसे चलती है? अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा, लगभग 90%, एक तारा अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है। इसे हाइड्रोजन बर्निंग कहते हैं, जो प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन के जरिए होती है। हमारा सूर्य पिछले 4.5 अरब साल से यही कर रहा है और अगले 5 अरब साल तक और करेगा। लेकिन एक मिनट, अगर कोई तारा अरबों साल से हाइड्रोजन जला रहा है तो जाहिर है कि ईंधन कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। क्या तब वो बस बुझ जाता है या फिर कुछ और होता है? बहुत अच्छा सवाल है वो बुझता नहीं, बल्कि कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब कोर की सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो ऊर्जा का उत्पादन रुक जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण हावी होने लगता है और कोर को अंदर की ओर दबाता है, जिससे वो सिकुड़कर और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। जब तापमान करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो एक नई और ज्यादा शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू होती है, हीलियम बर्निंग। ट्रिपल अल्फा प्रक्रिया, यही नाम है इसका स्रोतों में। ट्रिपल अल्फा मतलब 3 हीलियम के नाभिक एक साथ आ रहे हैं। ये तो हाइड्रोजन फ्यूजन से ज्यादा मुश्किल होगा ना? इसके लिए तो बहुत ज्यादा तापमान और दबाव चाहिए होगा। बिल्कुल, इसीलिए ये प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब तारा अपने जीवन के अगले और ज्यादा गर्म चरण में पहुंचता है। इसमें 3 हीलियम नाभिक, जिन्हें अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, जुड़कर एक कार्बन का नाभिक बनाते हैं। और कुछ कार्बन नाभिक एक और हीलियम नाभिक पकड़कर ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। तो सूर्य जैसे तारे कार्बन और ऑक्सीजन बनाते हैं, क्या वे इससे आगे भी जाते हैं? नहीं, यही उनकी सीमा आ जाती है। वे कार्बन और ऑक्सीजन से भारी तत्व बनाने के लिए मतलब पर्याप्त गर्म या विशाल नहीं होते हैं। अपने अंतिम दिनों में वे अपनी बाहरी परतों को धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ा देते हैं, जिसे हम एक खूबसूरत प्लैनेटरी नेबुला के रूप में देखते हैं। और पीछे बस एक बहुत घना कोर रह जाता है, एक व्हाइट डॉर्फ। लेकिन जाते जाते भी वो कुछ देकर जाते हैं, है ना? हाँ, जब ये तारे अपनी बाहरी परतें उड़ाते हैं तो वे अपने बनाए हुए कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों को पूरी आकाशगंगा में फैला देते हैं। ये तारे अपने जीवन के जिस अंतिम चरण में होते हैं उसे एसिम्प्टोटिक जॉइंट ब्रांच या एजीबी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये फूले हुए बूढ़े तारे हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान एस प्रोसेस यानी धीमी गति से न्यूट्रॉन पकड़ने की प्रक्रिया होती है, जिससे स्ट्रोंटियम और लेड जैसे कुछ भारी तत्व बनते हैं। ठीक है, तो सूर्य जैसे तारे कार्बन और ऑक्सीजन बनाकर एक शांत मौत मर जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में तो इससे कहीं ज्यादा विशाल तारे भी हैं जो सूर्य से 8, 10 या 20 गुना ज्यादा बड़े हैं। क्या वे भी यहीं रुक जाते या उनकी कहानी में कोई और बड़ा धमाका बाकी है? उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा धमाका बाकी है। ये विशाल तारे सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन बनाकर नहीं रुकते। उनमें गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि हीलियम खत्म होने के बाद कोर और सिकुड़ता है और गर्म होता है, और फिर कार्बन जलना शुरू हो जाता है, जिससे नियॉन और मैग्नीशियम बनते हैं। फिर नियॉन जलता है, फिर ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन। इससे तो तारे के अंदर परतों पर परतें बन जाती होंगी। बिल्कुल, एक प्याज की तरह।
सबसे बाहरी परत में हाइड्रोजन जल रहा होता है, उसके अंदर हीलियम, फिर कार्बन और इसी तरह केंद्र तक अलग अलग तत्वों की परतें बन जाती हैं। सबसे अंदर की परत में सिलिकॉन जलकर एक अंतिम उत्पाद बनाता है, लोहा। लोहा, और यहीं आकर जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, संलयन की गाड़ी रुक जाती है। क्यों? लोहे में ऐसा क्या खास है? और सिलिकॉन जलने के बाद जो राख बचती है वो है लोहा। और लोहा इस कहानी का हीरो भी है और विलेन भी। बाइंडिंग एनर्जी कर्व के शिखर पर बैठकर यह सबसे स्थिर तत्व है, एक तरह से तारकीय विकास का चरम। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। लोहे को फ्यूज करने से तारे को ऊर्जा मिलती नहीं, बल्कि उसे अपनी ऊर्जा गंवानी पड़ती है। यह एक तरह का ब्रह्मांडीय दिवालियापन है। मतलब जिस प्रक्रिया ने तारे को अरबों साल तक जिंदा रखा, वही प्रक्रिया अब उसकी ऊर्जा चूसने लगती है। तो फिर क्या होता है? तारे का ऊर्जा स्रोत, जो उसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ थामे हुए था, वो अचानक बंद हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण की जीत होती है और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में तारे का लोहे का कोर अंदर की ओर ढह जाता है। और ये ढहना एक अविश्वसनीय रूप से हिंसक घटना को जन्म देता है, जिसे हम कोर कोलैप्स सुपरनोवा कहते हैं। हाँ, ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। जब कोर ढहता है तो वो इतना घना हो जाता है कि वो और नहीं सिकुड़ सकता, हर एक झटके में वापस उछलता है। इससे एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती है, जो तारे की बाहरी परतों को 3 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से चीरती हुई अंतरिक्ष में फेंक देती है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसी विस्फोट में और भी तत्व बनते हैं। हाँ, ये विस्फोट इतना ऊर्जावान होता है कि ये विस्फोटक न्यूक्लियर सिंथेसिस को जन्म देता है। लगभग 1 सेकंड के भीतर ये सिलिकॉन और लोहे के बीच के कई तत्व जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम और निकल बना देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सुपरनोवा उन सभी तत्वों को जो तारे ने अपने पूरे जीवन में बनाए थे, हाइड्रोजन से लेकर लोहे तक, पूरी आकाश गंगा में बिखेर देता है। तो यहीं से कार्ल सैगन की स्टार स्टफ वाली बात सच होती है। अगली पीढ़ी के तारे और ग्रह और हम सब इसी बिखरी हुई धूल और गैस से बने हैं। हमारे शरीर का लोहा किसी मरते हुए तारे के आखिरी क्षणों में बना था। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। सुपरनोवा लोहे तक के तत्व तो बना और बिखेर सकता है, लेकिन सोना, प्लैटिनम या यूरेनियम जैसे भारी और कीमती तत्व कैसे बनते हैं? लोहे का संलयन तो ऊर्जा सोखता है। इसके लिए हमें एक अलग प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रॉन कैप्चर। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसके लिए हमें एक बहुत तेज प्रक्रिया चाहिए। सही। इसे आर प्रोसेस कहते हैं, यानी रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर। इसमें एक परमाणु नाभिक पर इतनी तेजी से न्यूट्रॉन की बौछार होती है कि उसे बीटा क्षय के जरिए स्थिर होने का समय ही नहीं मिलता। बीटा क्षय वो प्रक्रिया है जिसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाता है। तेज बौछार के कारण नाभिक एक के बाद एक न्यूट्रॉन पकड़ता जाता है और देखते देखते बहुत भारी और अस्थिर हो जाता है, जो बाद में क्षय होकर सोना और यूरेनियम जैसे स्थिर भारी तत्वों में बदल जाता है। तो अब बड़ा सवाल ये है, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह है जहां इतनी ज्यादा संख्या में न्यूट्रॉन मौजूद हो और इतनी हिंसक परिस्थितियां हो कि आर प्रोसेस हो सके? ये दशकों तक एक रहस्य था, है ना? हाँ, ये खगोल भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक था। एक प्रमुख सिद्धांत था कि ये न्यूट्रॉन स्टार विलय में होता है। न्यूट्रॉन तारे सुपरनोवा के बाद बचे हुए अत्यधिक घने अवशेष होते हैं। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार पदार्थ का वजन माउंट एवरेस्ट जितना हो सकता है। और 2017 में हमें इस पहेली का जवाब मिल गया। एक अविश्वसनीय खोज हुई थी। बिल्कुल। खगोलविदों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का एक सिग्नल पकड़ा, जिसका नाम GW170817 था। ये 2 न्यूट्रॉन तारों के एक दूसरे में स्पाइरल गति से विलीन होने से आया था। इसके तुरंत बाद दुनिया भर की दूरबीनों ने उस जगह पर एक विशाल विस्फोट देखा, जिसे किलोनोवा कहा गया। ये पहली बार था जब हमने एक ही घटना को गुरुत्वाकर्षण तरंगों और प्रकाश दोनों में देखा। हाँ, और ये एक अभूतपूर्व घटना थी। जब वैज्ञानिकों ने उस किलोनोवा से आने वाली रोशनी का विश्लेषण किया, तो उन्हें ताजे बने हुए स्ट्रोंटियम के स्पष्ट संकेत मिले, जो एक आर प्रोसेस तत्व है। यह पहला सीधा सबूत था। हमने अपनी आंखों से देखा कि न्यूट्रॉन स्टार विलय वास्तव में भारी तत्वों की प्रमुख फैक्ट्री हैं। कमाल है। यानी 2017 से पहले तक हम ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते थे कि हमारी अंगूठी का सोना कहाँ बनाए। और फिर एक दिन 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर 2 तारों की टक्कर ने हमें इसका जवाब दे दिया। हाँ, ये खगोल भौतिकी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। एक दशकों पुरानी पहेली जिसका जवाब गुरुत्वाकर्षण तरंगों में छिपा था।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि हमारे सूत्रों, खासकर लॉस अलामोस की रिसर्च में बताया गया है, हाल ही में एक और रोमांचक सिद्धांत सामने आया है। वे कहते हैं कि शायद सोने और प्लैटिनम को बनाने का एक और तरीका भी है। हाँ, और ये तरीका शायद और भी ज्यादा हिंसक और नाटकीय है। ये कोलैप्सर मॉडल पर आधारित है। कोलैप्सर मतलब ये तारा सुपरनोवा की तरफ फटता नहीं, बल्कि सीधे ब्लैक होल में ढह जाता है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक बहुत विशाल, तेजी से घूमते हुए तारे की, जो सूर्य से 30 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो। जब इसका ईंधन खत्म होता है तो ये इतनी तेजी से ढहता है कि ये एक ब्लैक होल बना देता है। और क्योंकि तारा घूम रहा था तो ब्लैक होल भी घूमता है और अपनी घूर्णन ऊर्जा से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जेट पैदा करता है, जो तारे के बचे हुए हिस्सों को चीरता हुआ बाहर आता है। इसी से हमें गामा रे बर्स्ट या GRBs दिखाई देते हैं। ये तो अपने आप में ही एक अविश्वसनीय घटना है। इसमें आर प्रोसेस कहाँ होता है? यहीं पर नई और दिलचस्प भौतिकी सामने आती है। इस नए मॉडल के अनुसार जेट में मौजूद उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो तारे के हिस्सों को सचमुच न्यूट्रॉन में पिघला देते हैं। वे परमाणुओं को तोड़कर उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग कर देते हैं। तारे के हिस्सों को न्यूट्रॉन में पिघला देना, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये वैसा ही है। अब प्रोटॉन पर चार्ज होने के कारण वे जेट के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, वे जेट से बाहर निकलकर उसके चारों ओर एक गर्म घने कोकून में फैल जाते हैं। और ये कोकून न्यूट्रॉन से भरा है, तो ये आर प्रोसेस के लिए एक आदर्श जगह बन जाती है। बिल्कुल सही। ये न्यूट्रॉन से भरा हुआ, बहुत गर्म और घना होता है। तो जेट के चारों ओर का ये खोल सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसी भारी चीजों का कारखाना बन जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो इस मॉडल का क्या महत्व है? ये किस पहेली को सुलझाता है? यह कुछ अजीब किलोनोवा और गहरे समुद्र में पाए जाने वाले बाहरी प्लूटोनियम की मौजूदगी की व्याख्या कर सकता है, जो शायद न्यूट्रॉन स्टार विलय से नहीं आए। यह एक और पहेली को भी हल करता है। अकेले विशाल तारे अक्सर अपनी स्पिन बहुत ज्यादा खो देते हैं और गामा रे बर्स्ट बनाने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं घूम पाते। लेकिन बाइनरी सिस्टम में, जहां दो तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्सेस तारे को ढहने से ठीक पहले तक तेजी से घुमा सकते हैं, जिससे जेट बन सके। तो आइए इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा को संक्षेप में समझते हैं। कहानी बिग बैंग से शुरू हुई, जिसने हमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम दिया। फिर सूर्य जैसे छोटे तारों ने हीलियम को कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बदला और अपने शांत अंत में उन्हें अंतरिक्ष में फैला दिया। विशाल तारों ने अपनी प्याज जैसी परतों में लोहे तक के सभी तत्व बनाए और फिर एक कोर कोलैप्स सुपरनोवा में विस्फोट कर उन तत्वों को पूरी आकाशगंगा में बिखेर दिया। और अंत में ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ और कीमती चीजें सोना, प्लैटिनम, यूरेनियम, न्यूट्रॉन स्टार के विलय जैसी सबसे चरम घटनाओं में बनी। और शायद, जैसा कि नई रिसर्च बताती है, घूमते हुए विशालकाय तारों के ब्लैक होल में ढहने से भी। तो अब वापस आते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर, हमारा सेल फोन। ये वाकई एक छोटा सा उपकरण ब्रह्मांड के पूरे इतिहास का एक संग्रहालय है। बिल्कुल। जब दो न्यूट्रॉन तारे 13 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर टकराए तो उन्होंने वो सोना बनाया जो आज आपके फोन के तारों में है, और वो इंडियम जो टच स्क्रीन को काम करने देता है, और वो यूरोपियम भी जो डिस्प्ले को लाल रंग देता है। और वे बूढ़े फूले हुए AGB तारे। उन्होंने धीमी प्रक्रिया से वो लेड और स्ट्रोंशियम बनाया जो सर्किट बोर्ड में इस्तेमाल होता है। और सुपरनोवा। उन विशाल विस्फोटों ने हमें फोन के केस के लिए मैग्नीशियम और टाइटेनियम दिया, और लगभग हर घटक में मौजूद लोहा भी। हर एक हिस्सा एक अलग ब्रह्मांडीय घटना की कहानी कहता है। ये सोचना ही आश्चर्यजनक है। तो अब हम ये सब जान चुके हैं, लेकिन विज्ञान कभी रुकता नहीं। भविष्य में क्या है? क्या कोई और रहस्य है जिसे हम सुलझाने की कगार पर है? हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प विचार का उल्लेख है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। यह डिफ्यूज्ड सुपरनोवा न्यूट्रिनो बैकग्राउंड या DSNB है। यह सुनने में बहुत जटिल लगता है। आसान भाषा में यह क्या है? कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के इतिहास में अब तक हुए हर एक सुपरनोवा ने भारी मात्रा में न्यूट्रिनो नाम के भूतिया कण उत्सर्जित किए हैं। ये न्यूट्रिनो लगभग हर चीज के आर पार निकल जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही धुंधली ब्रह्मांडीय चमक बनाते हैं। यह हर तारे की मृत्यु का एक सामूहिक धुंधला संकेत है जो पूरे आकाश में फैला हुआ है। क्या हमने इसे खोज लिया है? अभी तक निश्चित रूप से नहीं। यह सिग्नल बहुत कमजोर है और इसे खोजना बेहद मुश्किल है।
लेकिन जापान में सुपर काम्योकांडे जैसे प्रयोग इसकी दहलीज पर हैं। वे जल्द ही इस पृष्ठभूमि को देखने में सक्षम हो सकते हैं। तो अंत में ये विचार हमारे श्रोता के लिए छो जाते हैं। जब हम अंततः इस भूतिया पृष्ठभूमि विकिरण को देखेंगे या सुनेंगे, तो तारों की मृत्यु और तत्वों के निर्माण के बारे में ब्रह्मांड के कौन से नए रहस्य उजागर होंगे? क्या यह हमें बताएगा कि कितने तारे चुपचाप ब्लैक होल में ढह गए बिना किसी सुपरनोवा के, या यह हमें न्यूट्रिनो के बारे में ही कुछ नया बताएगा? ये ब्रह्मांड की कहानी में एक ऐसा अध्याय है जो अभी खुलना बाकी है।